नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग लगातार अलग अलग राज्यों के स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके वहाँ के पीसीएस के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वह गुजरात पीसीएस का 2021 का फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो पेपर था उसकी चर्चा कर रहे हैं। इस पेपर में है ना, ये पेपर ऑलरेडी आप वेबसाइट से पा सकते हैं। ये पेपर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डला हुआ है। टेलीग्राम में आपको जॉब्स वाला सर्च करना है और टेलीग्राम बड़ी आसानी से मिल जाएगा। यदि आप लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या सर्च करना है, जॉब्स वाला सर्च करना है वहाँ पर, है ना, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, खैर, तो ये पेपर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इसमें 150 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फूड से साइंस के हैं। मतलब इस पेपर में टोटल 300 क्वेश्चन हैं, लेकिन हमारे काम के 150 क्वेश्चन हैं जो फूड साइंस के। बाकी 150 क्वेश्चन हमारे काम के नहीं है, क्योंकि वो जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और आदि आदि से डील करते हैं। ठीक है, अब इन 150 प्रश्नों में से डिस्कशन हमने कल चालू किया था, उनमें से हमने 20 प्रश्नों की चर्चा कर ली। आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 40 तक चर्चा करेंगे। हम बिना किसी देरी के अपनी इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलिए, आज का पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न, पेपर का टोटल बात करें तो 21वां प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न है, विच इज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू कंसीडरिंग प्रोविजंस ऑफ द प्रोप्राइटरी फूड एज पर द एफएसएस रेगुलेशंस 2011, है ना। तो जो फूड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस है 2011 के, ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन किसके संबंध में? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन फूड प्रोडक्ट एंड स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव के संबंध में है। कब आए थे? 2011 में आए थे। एक प्रश्न यहाँ से तैयार हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब आता है कि परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो कौन सा कथन गलत है, किसको लेकर के? प्रोप्रिएटरी फूड्स को लेकर के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत लिखा हुआ है? पहला, कि proprietary food cell use only such additives and at such level as specified for the category और subcategory under appendix X। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है वापस से, कि ये जो रेगुलेशन है इसमें यह बताया गया है कि कौन से प्रोप्राइटरी फूड में कौन सा एडिटिव, कौन सा सब एडिटिव कितनी मात्रा में ऐड किया जाएगा, उससे ज़्यादा आप ऐड नहीं कर सकते हैं। और ये सब कहाँ लिखा हुआ है? अपेंडिक्स 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा, प्रोप्राइटरी फूड सेल कंप्लाई विद द माइक्रोबायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स एज स्पेसिफाइड। वापस से कि चलो, हमने कहा कि कौन सा एडिटिव कितना यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो उसी में ये भी लिखा हुआ कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितनी मात्रा में उसमें रहेगा और कितनी मात्रा में नहीं रहेगा। यदि स्पेसिफाइड लिमिट से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है उसमें ज्यादा है, तो हम मान के चलेंगे कि ये कैसा है? अनसेफ फूड है। ठीक है, तो दूसरा सही है। तीसरा कहता है कि प्रोप्राइटरी फूड्स इंक्लूड्स फंक्शनल फूड्स। चौथा आ जाता है कि प्रोप्राइटरी फूड्स फूड मींस एन आर्टिकल ऑफ फूड दैट हैज नॉट बीन स्टैंडर्डाइज्ड अंडर दीज रेगुलेशंस। ठीक है, तो विच वन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू और फॉल्स विथ रेफरेंस टू प्रॉपर्टी फूड, है ना। तो सी स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ? गलत लिखा हुआ है। सी स्टेटमेंट के हिसाब से भी बात करें, यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा हुआ उसका उसका मतलब कहता है कि प्रॉपर्टरी फूड्स में फंक्शनल फूड भी आते हैं, जो कि गलत बात है। फंक्शनल फूड एक अलग कहानी है, प्रॉपर्टरी फूड से अलग कहानी है। ठीक है, प्रॉपर्टी फूड डज नॉट इंक्लूड फंक्शनल फूड्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स और अदर स्पेशल डाइटरी फूड्स। ठीक है, सबका मतलब अलग। जैसे फंक्शनल फूड की बात करें तो यदि हमारा कोई खाद्य पदार्थ ऐसा है जिसमें क्या हो जाए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में आ जाए, है ना, और हम वो उसमें वो कैसे ला रहे हैं? सिंथेटिक तरीके से ला रहे हैं, एडिशन के माध्यम से लाकर लेकर के आ रहे हैं, तो वो सामान्यतः किसके रूप में कंसीडर किया जाता है? फंक्शनल फूड के रूप में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, खैर, तो यहाँ पर आप एक वो देखेंगे, डिस्क्रिप्शन देखेंगे, जिसमें हमने फंक्शनल फूड के बारे में चर्चा की हुई है। फंक्शनल फूड के बारे में वहाँ पे बात की हुई है, जिसमें फूड्स दैट आर फोर्टिफाइड, एनरिच्ड और एनहांस्ड, है ना। जैसे मैंने कहा कि हम कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट उसमें क्या है, पर्याप्त मात्रा में लेकर के आ रहे हैं। तो जब आप बाहर से लेकर के कोई चीज़ आते हैं, उसमें एड ऑन करते हैं उसमें, तो हम इस चीज़ को क्या बोलने लग जाते हैं? फोर्टिफाइड फूड बोलने लग जाते हैं। लेकिन फोर्टिफाइड क्या है? फोर्टिफाइड फूड क्या है? एक सब कैटेगरी है। किसके अंतर्गत? फंक्शनल फूड के अंतर्गत। मेजर कैटेगरी क्या है? फंक्शनल फूड। ठीक है, ऐसे एनरिच फूड हो गए, नाश फूड हो गए, ना, विद बायोएक्टिव कंपोनेंट्स लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोबायोटिक्स, फाइटोकेमिकल्स, कुछ भी हो सकते हैं। माइक्रो मिनरल्स हो सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, या अदर सब्सटेंस हो सकते हैं। जैसे अदर सब्सटेंस में हमने यहाँ पे क्या देखा? प्रोबायोटिक्स देखा, फाइटोकेमिकल्स देखा। फाइटोकेमिकल्स कुछ नहीं होते हैं, प्लांट से मिलने वाले कुछ क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, जो कि प्रोटीन की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा क्या है? यूजफुल होते हैं। वो प्रोटीन नहीं होते हैं, प्रोटीन की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं उसके। और ये जो पूरा है फंक्शनल फूड की कैटेगरी, इसमें नेचुरल फंक्शनल फूड आते हैं, है ना। इसके अलावा फोर्टिफाइड फूड आते हैं, मॉडिफाइड फूड आते हैं, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलो आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डजंट अंडरगो म्यूटर रोटेशन, निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड है जो उसमें म्यूटर रोटेशन नहीं होता, ठीक है। अब ये टॉपिक कहाँ का है, तो ये टॉपिक यूनिट 1 का है आपका, है ना। कहाँ का, यूनिट 1 का। यूनिट 1 में कहाँ दिया हुआ है, तो यूनिट 1 में आपका लिखा हुआ है किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब के केमिकल स्ट्रक्चर्स की बात लिखी हुई है आपके सिलेबस में। सिलेबस उठा करके देखो अभी, है ना, उसमें लिखा हुआ है। और ये दरअसल क्या है, म्यूटर रोटेशन केमिकल स्ट्रक्चर वाले पोर्शन का पार्ट है, ठीक है। आप इसको जरूर पढ़ें, इसके हमने लेक्चर अपलोड किए हुए हैं यहाँ पर यूट्यूब में, आप जरूर इसको देखें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे यूं कहें कि कंफ्यूजन वाला टॉपिक रहता है बच्चों के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डजंट अंडरगो म्यूटर रोटेशन, निम्नलिखित में से कौन सा कंपाउंड म्यूटर रोटेशन शो नहीं करता है, तो कौन सा कंपाउंड है, सुक्रोज है। कौन सा, सुक्रोज है, ठीक है। देखो म्यूटर रोटेशन कौन शो करेगा, वापस से सबसे बेसिक तरीके से एकदम समझने का, म्यूटर रोटेशन कौन शो करेगा, ठीक है। वो शो करेगा जिसके पास क्या होगा, फ्री कार्बन होगा, है ना। जिसके पास क्या होगा, फ्री कार्बन होगा, अथवा जो एंड कार्बन है वो कैसा होगा, फ्री होगा। अब यदि बात करें ग्लूकोज, राइबोज और फ्रक्टोज की, तो इनमें से तीनों में क्या समानता है, तीनों में समानता ये है कि तीनों क्या है, मोनोसैकेराइड है। तीनों क्या है, मोनोसैकेराइड है। दैट मींस कि उनका एंड कार्बन क्या है, फ्री है, जो कि म्यूटर रोटेशन में क्या कर सकता है, जा सकता है, ठीक है। लेकिन सुक्रोज के केस में ऐसा, ठीक है। तो म्यूटर रोटेशन इज द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू द इंटर कन्वर्जन बिटवीन अल्फा एंड बीटा एनोमर्स ऑफ द सुगर इन सॉल्यूशन, ठीक है। इट अकर्स बिकॉज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द सुगर रिंग अलाउंग दी अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ दी इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक काम कर लेना यदि अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर, है ना, क्योंकि अगेन ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है, 1 घंटे का लेक्चर है इसका, और बहुत इसको डिटेल में समझाया हुआ है। म्यूटर रोटेशन क्या होता है, इनोमर्स क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, ना, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। एक बार जरूर आप क्या करें, गो थ्रू करें लेक्चर सीरीज से, ठीक है, जो कि यहीं पर इसी यूट्यूब चैनल में डला हुआ है, ठीक है। म्यूटर रोटेशन से कौन जाते हैं, कौन शो करते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है, इसको आप याद रखें। अगला था ISO 22000 वाज लास्ट रिवाइज्ड इन द ईयर, ठीक है। अब ISO 22000 में जाने के पहले कि वो कब रिवाइज हुआ था, इसमें जाने के पहले तुमको सबसे पहले सबसे जरूरी चीज ये है कि ISO 22000 है क्या, किससे रिलेटेड है, वो पता होना चाहिए। तो ISO 22000 किससे रिलेटेड है, FSMS से रिलेटेड, किससे, FSMS से रिलेटेड है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। यह फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो ISO का वो है, सीरीज है 22000, किसके द्वारा जारी किया गया, ये जारी किया गया ISO के द्वारा। किसको द्वारा जारी किया गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा इसको जारी किया गया। क्या है, 22000 है, किस चीज के लिए, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एक अम्ब्रेला टर्म है, क्या है, एक छाता सिद्धांत है, जिसके तहत बहुत सारे सिद्धांत क्या होते हैं, शामिल होते हैं, जिसमें आप क्या क्या पढ़ते हैं, GMP पढ़ते हैं, GSP पढ़ते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, गुड हाइजीन प्रैक्टिस, HACCP पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होते हैं, इस फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के तहत शामिल होते हैं, जिसके लिए ISO नंबर क्या है, 22000 है, ठीक है। ये पहली बार कब जारी किए गए थे, यह पहली बार जारी किए गए थे 2005 में। फर्स्ट पब्लिश्ड वर्जन कब आया था, 2005 में, है ना। आपको ध्यान में रखना है कि HACCP कब बनाया गया था, तो HACCP कब बनाया गया था, 2005 में बनाया गया था। और ये आज तक एक ही बार अमेंडमेंट किया गया इसमें, वो अमेंडमेंट कब किया गया था, वर्ष 2018 में किया गया था, है ना। और उस वर्ष 2018 में जो अमेंडमेंट किया गया था, उससे कुछ परिवर्तन किए गए थे, वो परिवर्तन यहाँ पे लिखे हुए, वो परिवर्तन याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो अगला आता है 24th क्वेश्चन। रेड लिटमस पेपर इज चेंज्ड इनटू अ ब्लू सॉल्यूशन, है ना। रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है ना। लिटमस पेपर का जो रहता है वो किस किस काम में आता है, तो लिटमस पेपर आता है पीएच चेक करने के काम में। किसके किस चीज को चेक करने के काम में, पीएच चेक करने के काम में। कैसे चेक करते हैं आप, कि जब आप ये पेपर रहता है सिंपली, है ना, ये क्या रहता है, एक छोटा सा पतला पेपर रहता है। इस पेपर को आप जब किसी सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डुबाते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है, कोई उस जो कागज रहता है उसका पेपर का कलर चेंज होता है, और उस कलर को क्या करते हैं आप, मैच करते हैं एक स्केल से जो आपके पास ऑलरेडी होती है ना। जब आप ये खरीदने जाएंगे तो मिलेगी आपको, वहाँ पे कलर के हिसाब से आप बता देंगे कि अभी इसका पीएच कितना होगा, उस कलर को देख करके आप बता देंगे। तो अभी क्वेश्चन है कि रेड लिटमस पेपर क्या हो जाता है, ब्लू में चेंज हो जाता है, किस प्रकार की परिस्थिति में, तो जब रेड लिटमस पेपर को आप किस में डालते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तो वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेड लिटमस पेपर को जब बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, ब्लू कलर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना। अब मान लो
उसके उलट बात करें तो पूरा ये कहानी यहाँ पे लिख दिया गया, ठीक है। मान लो लिटमस पेपर कैसा है, रेड है, हमने एसिडिक में डाला तो कैसा रहेगा, रेड ही रहेगा। यदि हमने क्या किया, बेसिक में डाल दिया तो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। यदि न्यूट्रल में डाल दिया तो वो भी क्या, तब भी क्या रहेगा, और रेड रहेगा। मान लो ब्लू लिटमस पेपर है, अब ब्लू लिटमस पेपर को तुमने एसिडिक में डाला तो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। लेकिन न्यूट्रल और एल्कलाइन के केस में कैसा रहेगा, वो दैट रिमेन, वो अपना कलर वो क्या करेगा, रिमेन रखेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल ऑफ सच सॉल्यूशंस इंक्लूड, है ना, मतलब एल्कलाइन सॉल्यूशन कौन कौन से हैं जहाँ पे रेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो क्या क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम सॉल्यूशन हो गया, अमोनिया सॉल्यूशन हो गया, है ना, सोडियम कार्बोनेट हो गया। या ऐसी परिस्थितियां जिसमें क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा, ऐसा है ना। उसके लिए एसिड बहुत सारे हैं यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, एसिटिक, सिट्रिक, है ना। मेरे ख्याल से सिट्रिक और एसिटिक आपने कई बार पढ़ के रखा होगा। चलो आगे आते हैं। विच वन ऑफ इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग दी हैवी मेटल कंटामिनेशन इन फूड, है ना। निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग फूड में हैवी मेटल कंटामिनेशन के जांच के लिए किया जाता है। हैवी मेटल किस प्रकार के, हैवी मेटल जैसे क्या हो गया, कैडमियम हो गया, जैसे क्या हो गया, लेड हो गया, जैसे मरकरी हो गया, जैसे आर्सेनिक हो गया, इनका पॉइजनिंग होता है। तो इनको डिटेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मेथड का यूज किया जाता है, तो यूज किया जाता है इंडक्टिविटी, है ना, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी का। किसका यूज किया जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है टू डिटेक्ट दी हैवी मेटल प्रेजेंस इन सर्टेन फूड आइटम्स, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब वो हैवी मेटल जो है उसको इस मतलब इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी के अलावा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी पता किया जा सकता है, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। यदि तुमको माइक्रोबियल लोड पता करना है, क्या पता करना है, माइक्रोबियल लोड पता करना है, माइक्रोब्स की प्रेजेंस पता करनी है, तो तुमको क्या लगाना पड़ेगा, एलिजा टेस्ट लगाना पड़ेगा। इसके अलावा क्या लगाना पड़ेगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर लगाना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा, कल्चर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, कल्चर बनाना पड़ेगा। बोले कल्चर से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कल्चर से, कल्चर बनाने से कुछ नहीं होता है। फिर क्या करना पड़ेगा तुमको, तो कल्चर बनाकर क्या करनी पड़ेगी, स्टेनिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, स्टेनिंग करनी पड़ेगी, ग्राम स्टेनिंग, है ना, जिसमें आपका ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पता करने के लिए ग्राम स्टेनिंग की जाती है, ठीक है। इस प्रकार के स्टेनिंग मेथड लगाने पड़ेंगे। यदि तुमको क्या पता करना है, पेस्टिसाइड रेसिड्यू पता करना है तुम्हारे फूड में, है ना, तो पेस्टिसाइड रेसिड्यू पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रोमेटोग्राफी लगानी पड़ेगी। कौन सी क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी या फिर कौन सी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। कौन सी, गैस क्रोमेटोग्राफी या फिर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। यदि तुमको क्या पता करना है, टॉक्सिन पता करना है। कौन सा टॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन, जो कहां से निकला होगा, फंगस से निकला होगा। कहां से निकलेगा, फंगस से निकलेगा, है ना। एंटेरोटॉक्सिन जो होता है और एक्जोटॉक्सिन होता है वो कहां से आता है, बैक्टीरिया से आता है। और माइकोटॉक्सिन कहां से आता है, फंगस से आता है। यदि इसको पता करना तुम्हारे फूड में है कि नहीं है, तो बेस्ट तरीका क्या है, एसपीएलसी लगाओ, जो कि क्या है, क्रोमेटोग्राफी का मेथड है, ठीक है। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। ये जरूर आप एक बार पूरा क्या करें, ध्यान में रखें। चलो अगला आता है, अकॉर्डिंग टू दी फूड सेफ्टी एक्ट 2006, विच आर दी कैटेगरीज ऑफ अ फूड विच डजंट मीट टू दी स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो एक स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड बनाया गया है किसी को फूड कहलाने के लिए, ठीक है। मतलब ये एक्स है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू है, ये सब लोग जो अलग अलग पड़े हुए हैं, है ना, ये खाद्य पदार्थ किस परिस्थिति में कहलाएंगे, उस परिस्थिति में जब वह कानून में दिए गए कुछ बातों का पालन करेंगे, तब हम उनको फूड कहेंगे। अब इनमें से कौन कौन सा ऐसा चीज है जो कभी भी किसी परिस्थिति में कानून का पालन कर नहीं रहा है। जैसे उदाहरण के लिए पहला ऑप्शन हमारा आता है, पहला है सब स्टैंडर्ड फूड, है ना, दूसरा आ जाता है मिस ब्रांडेड फूड, तीसरा आ जाता है मिसलीडिंग फूड, चौथा आ जाता है ऑर्गेनिक फूड, पांचवा आ जाता है अनसेफ फूड। निम्नलिखित में से कौन कौन सा ऐसा है जो फूड स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता है ना। तो पहला दिया गया सब स्टैंडर्ड फूड, उसका मतलब ये है कि तुमने तुम्हारे खाद्यान्न को बनाने में, फूड को आइटम को बनाने में क्या कहना चाहिए, बेहतर चीजों का, रॉ मटेरियल का उपयोग नहीं किया, इसलिए वो क्या हो गया, सब स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। दूसरा दूसरा आ जाता है मिसलीडिंग, है ना। तीसरा आ जाता है मिस ब्रांडेड। मिस ब्रांडेड का मतलब क्या हुआ कि तुम बेच कुछ और रहे हो, बेच एक्स रहे हो, बता वाई रहे हो,
बेच जेड रहे हो, बता डब्लू रहे हो, है ना। ब्रांडिंग गलत तरीके से की जा रही है, इसका मतलब कि वह भी फूड स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। और पांचवा आ जाता है अनसेफ, हो तो बता ही रहा है, खुद के चिल्ला रहा है कि मैं अनसेफ हूँ, ठीक है। अब आता है कि इनमें से कौन सा हमारा आंसर हुआ, तो 1 3 5 है। अब आता है कि भाई मिसलीडिंग और ऑर्गेनिक क्यों नहीं है। मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक वाले को समझने में इतनी कठिनाई नहीं आनी चाहिए कि भाई ऑर्गेनिक वाले में क्या समस्या है। इसमें आता है मिसलीडिंग। मिसलीडिंग क्यों नहीं है, दो कारण है इसके। पहला, मिसलीडिंग के तरीके से, इस तरीके से कानून में इसे स्पेसिफाई नहीं किया गया है उसको डायरेक्टली, एक बात। दूसरी बात, जो दूसरा मेजर तरीका है वो ये है कि मिसलीडिंग वाले के केस में क्या होता है कि फूड सेफ है, फूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप क्या कर रहे हैं उसको गलत तरीके से बता रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए मेरा ये एक्स फूड आइटम है ना, इस मेरे एक्स फूड आइटम को खाने से क्या होता है, वजन कम होता है ना। मेरे इस एक्स फूड आइटम को खाने से यूं कहें कि हेल्दी रहता है व्यक्ति, क्या रहता है, हेल्दी रहता है व्यक्ति, तंदुरुस्त रहता है व्यक्ति, स्वस्थ रहता है व्यक्ति। लेकिन कंपनी क्या क्या क्लेम करती है कि हमारा ये फूड आइटम खाएंगे तो 15 दिन में क्या हो जाएंगे, करीना कपूर बन जाएंगे, है ना। ये मिसलीडिंग है। वो पुराने पहले वो आते थे ना, इसको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हमारा जैसे एक कानून है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, क्या बना हुआ है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना हुआ है, कब का, 1948 का। उसमें इन बातों को किया गया, प्रतिबंधित किया गया है, किन बातों को, ये जैसे पहले करीना कपूर से वो बिकवाते थे, फेयर एंड लवली बिकवाते थे ना, उसको 6 चरणों में दिखाते थे। पहले करीना कपूर यहाँ करिया थी, और इस चरण में आके करीना कपूर क्या हो गई, एकदम गोरी चिट्टी हो गई, है ना। तो पहले यहाँ पे दिखाएंगे भाई ये क्या, करीना कपूर करिया है, फिर यहाँ पे थोड़ी सी सांवली, फिर यहाँ से थोड़ा सा फेयर हुई, फिर और फेयर हुई, फिर एकदम है ना झक कर दिया उसको। ये क्या है, मिसलीडिंग है। आप कैसे ऐसे बता सकते हैं, है ना। इसके आधार पे एक व्यक्ति ने केस करके शाहरुख कंपनी से पैसा भी वसूला हुआ था, है ना। खैर, कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं आप। तो अनसेफ फूड क्या होता है, वहां पे आप देख लीजिए, ये कानून में ऑलरेडी मेंशन है, एफएसएस एक्ट 2006 में। सब स्टैंडर्ड क्या होता है, मिस ब्रांडेड क्या होता है, एडल्ट्रेटेड क्या होता है। यदि यहाँ पे इस ऑप्शन में एडल्ट्रेटेड भी जोड़ देते, तब हमारा आंसर 1 3 5 के साथ साथ क्या हो जाता, एडल्ट्रेटेड भी हो जाता, वो जिस भी ऑप्शन में लिखा रहता वहां पे, ठीक है। चलो, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है ना, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 7 जून को। कब मनाया जाता है, 7 जून को, ठीक है। यहाँ पे जो दिन दिए गए हैं ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत महत्व रखते हैं, ठीक है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाते हैं, 7 जून को। और वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं, 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन क्या किया गया था, रोम में स्थापित किया गया था किसको, फाओ को, किसको, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या है, यूएन का एक अनुसांगिक संगठन है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाते हैं 7 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन किसको स्थापित किया गया था, हु को, किसको, डब्ल्यूएचओ को, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं, 22 मार्च को। वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे कब मनाते हैं, 1 नवंबर को। विश्व पोषण दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। भूखा दिवस कब मनाते हैं, 28 मई को, है ना। वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है, 28 मई को। मोटापा दिवस कब मनाते हैं, 4 मार्च को, ठीक है। कॉफी दिवस कब मनाते हैं, 1 अक्टूबर को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनको जरूर आप क्या करें, ध्यान में रखें। डायबिटीज दिवस कब मनाते हैं, चाचा नेहरू के बर्थडे में, है ना, तो वो भी ध्यान में रखना है। ना याद रहे तो ध्यान में रखना कि चाचा नेहरू डायबिटीज से ही थोड़ा, ठीक है। चलो, अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अथॉरिटी रिगार्डिंग द फूड सेफ्टी इन इंडिया, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था, कौन सा एक व्यक्ति, कौन सी एक अथॉरिटी फूड सेफ्टी के संबंध में उत्तरदायी नहीं है। फूड सेफ्टी ऑफिसर, अरे भाई तुम इसी के लिए जा रहे हो, तुम उत्तरदायी हो, ठीक है, खुद को बाहर ना करना। दूसरा, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर ही क्या है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, ठीक है। और भी लोग डेजिग्नेटेड ऑफिसर होते हैं, लेकिन फूड सेफ्टी ऑफिसर भी एक क्या है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर है। कानून खोल करके देखोगे 2006 वाला, तो उसमें डेजिग्नेटेड ऑफिसर शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। फूड एनालिसिस बिल्कुल सेफ्टी के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि ये जांच करता है कि फूड आइटम की लैब में, कहाँ पे, लैब में। अब ये फूड वेलफेयर ऑफिसर ऐसा कोई अधिकारी नहीं होता है, ऐसा कोई व्यक्ति कानून में उल्लेखित नहीं है, ठीक है। फूड सेफ्टी के लिए जो लोग उत्तरदायी हैं उसमें कौन आ जाता है, हमारा कानून आ जाता है, फसाई 2006 का। इसके अलावा सेंट्रल फूड लेबोरेटरी आ जाती है, जो कि फसाई के अंतर्गत काम करती हैं। स्टेट फूड अथॉरिटीज आ जाती हैं, जो कि कमिश्नर के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स आ जाते हैं, जो कि उसी कमिश्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, आप लोग अपॉइंट किए जाओगे, ठीक है। फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल आ जाता है, जो कि ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए बनी हुई एक क्या है, संस्था है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपका क्या आ जाता है, डीएमआई आ जाता है। ये क्यों उत्तरदायी है, क्योंकि ये इसके तहत कौन काम करता है, एग मार्क काम करता है। कौन काम करता है, एग मार्क काम करता है। अपीडा हो गया, ऐसी एक संस्था होती है, मपीडा, है ना, एक ऐसी एक संस्था क्या होती है, मपीडा। ये एग्रीकल्चर के लिए काम करता है, ये मरीन सेक्टर के लिए काम करता है, ठीक है, फिश वगैरह के लिए, ठीक है। चलो, ध्यान में रखना ये सब बाबू। चलो, अगला आता है, द रेड कलर ऑफ बीट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो हमारा चुकंदर होता है उसका जो लाल रंग है वह निम्नलिखित में से किस एक के कारण होता
होता है? तो रेड कलर ऑफ द बीट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिटालिन, है ना, किसके कारण होता है? बिटालिन के कारण होता है। लाइकोपिन कहाँ पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। करक्यूमिन कहाँ पाया जाता है? ककम्बर, खीरे में पाया जाता है ना करक्यूमिन। चलो, सॉरी, करक्यूमिन टर्मरिक में रहेगा ना, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, वही तो, खीरे में नहीं, टर्मरिक में रहेगा। चलो आगे। तो ये अब यहाँ पे एक हम लिस्ट पढ़ रहे हैं, है ना, हम इसमें ये देखेंगे कि यह कौन पिगमेंट किस चीज के लिए उत्तरदायी है। जैसे उदाहरण के लिए अभी हमने लगाया जो बेटालिन है ना, क्या है? बेटालिन है, वह एक कैटेगरी है। उस बेटालिन के अंतर्गत दो प्रकार के कंपाउंड आते हैं, एक बीटा साइनिन आता है और दूसरा क्या आता है? बीटा जैंथीन आता है ना। क्या आता है? बीटा साइनिन और बीटा जैंथीन। यह बीटा साइनिन और बीटा जैंथीन बीट्स को क्या करते हैं? बीट रूट को क्या करते हैं? चुकंदर को क्या करते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं। कौन सा? रेड टू पर्पल। कौन सा? रेड टू पर्पल, ठीक है। क्लोरोफिल की बात करें, वो मेरे ख्याल से आपको पता होगा, वह हरा रंग प्रोवाइड करता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है, जैसे कि पालक हो गई, है ना, और कोई भी हरी सब्जी हो गई, पत्तेदार सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जी, ठीक है। कैरोटेनॉइड्स की बात करें, ठीक है, कैरोटेनॉइड्स किन में मिलेंगे हमको? कैरेट्स में मिल जाएंगे, लेकिन किसके रूप में मिलते हैं? बीटा कैरोटीन के रूप में मिलते हैं। यही बीटा कैरोटीन क्या होता है? प्रिकर्सर होता है। क्या होता है? प्रोविटामिन होता है। क्या होता है? प्रिकर्सर होता है, या फिर क्या होता है? प्रोविटामिन होता है। किसका प्रिकर्सर, किसका प्रोविटामिन? विटामिन ए का। किसका होता है? विटामिन ए का। इसीलिए कहा जाता है जब रतौंधी हो जाए तो क्या खाओ? विटामिन ए खाओ। कद्दू में भी यही पाया जाता है और आम में भी यही पाया जाता है, ठीक है। एंथोसाइनिन की बात करें तो यह रेड ब्लू टू पर्पल कलर प्रोवाइड करता है। किसमें पाया जाता है? जैसे तुम्हारी क्या होगी? बेर हो गई, है ना, बेर, बेरीज, है ना। इसके अलावा क्या हो गया? काली सॉरी लाल गोभी हो गई, अंगूर हो गए, है ना। मेरे ख्याल से पर्पल अंगूर देखे होंगे आपने, है ना। तो ये सब किसके कारण है? एंथ्रासाइनिन के कारण है। करक्यूमिन क्या प्रोवाइड करता है? येलो कलर किसमें प्रोवाइड कर रहा है? टर्मरिक में। लाइकोपिन किसमें रेड कलर प्रोवाइड करता है? टमाटर में, हमने ऊपर बात करी। इसके अलावा कहाँ मिलेगा वो? वाटरमेलन में, तरबूज में भी रेड कलर ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट है यार बाबू, एक बार आप जरूर इससे गो थ्रू करें, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट अटैक्ड बाई द इन्वायरमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा मेटल ऐसा है जिसमें इन्वायरमेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है, कभी भी किसी परिस्थिति में कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, ठीक है। अभी हमारा राइट आंसर क्या है ना? पहला सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, आयरन। व्हाट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर इज क्या है? गोल्ड, है ना। आपके मम्मी लोग क्या है पहना हुआ है? गोल्ड, है ना। इतना सारा वो गोल्ड पहने रहते हैं, इतना सारा सोना रहता है, कभी उसमें कोई इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट नहीं आता है ना, कभी उसमें धब्बा नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो गोल्ड है, लेकिन समस्या क्या है साहब? बड़ा महंगा है। 24 कैरेट सोना आज की तारीख में 57,000 रुपये का 10 ग्राम चल रहा है, ठीक है, तोला भर। बड़ा महंगा है, ठीक है। तो गोल्ड इज अ मेटल दैट इज नॉट अटैक्ड बाय द एनवायरमेंट अंडर नॉर्मल कंडीशन। सब परिस्थितियां बदलोगे, परिस्थितियां कैसे बदलोगे? नॉर्मल कंडीशन हटा दें तो कैसे परिस्थिति बदल सकती है? टेम्परेचर बढ़ा दोगे, प्रेशर बढ़ा दोगे, ठीक है, एनवायरमेंट प्रेशर बढ़ा दोगे, कुछ भी कर सकते हो तुम, बदल दोगे परिस्थिति, फिर इम्पैक्ट हो जाओगा, ठीक है। अदर मेटल्स विच आर ऑल्सो कोरोजन फ्री, है ना, उसमें कोरोजन फ्री में अब वापस से यहाँ पे तुमको सिल्वर दिया हुआ था, लेकिन हमको कंपैरेटिव निकालना था। कंपैरेटिव क्यों निकालना था? मतलब सिल्वर, कॉपर, गोल्ड और आयरन, इन चारों में कंपैरेटिव निकालना था। राइट आंसर तो सिल्वर भी है, गोल्ड भी है, लेकिन कंपैरेटिव में ज्यादा सही कौन है? गोल्ड है। लेकिन अगर वापस से आए कोरोजन फ्री कौन सा होता है? तो कोरोजन फ्री क्या है? प्लेटिनम, सिल्वर और टाइटेनियम। अब वापस से समझो कि मान लो जैसे कोई वो है, टिन मटेरियल है। अब टिन का जो मटेरियल है, जैसे कैन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कैन बनाते हैं, कैनिंग आपने पढ़ा होगा ना, कैन बनाते हैं। अब जो कैन रहता है वो काय का रहता है? टिन का रहता है, लेकिन टिन में क्या होगा? टिन क्या कर लेगा? इन्वायरमेंट के दबाव में क्या कर लेगा? फूड आइटम से वो कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं? टिन के अंदर स्टील की कोटिंग कर देते हैं, काय की? स्टील की कोटिंग कर देते हैं। वो क्या होता है? कोरोजन फ्री होता है, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं आने देता, ठीक है। वापस समझ गए? अब इसमें मूल बात क्या है? इसमें मूल बात है कि हम कोटिंग तो गोल्ड की भी कर सकते थे, वो ज्यादा कोरोजन फ्री है, लेकिन साहब तुमको कैन के उसमें, कैन में गोल्ड की कोटिंग करेंगे तो फिर मिलेगा कितने का? लाख रुपए का, है ना। तो इसलिए नहीं किया जाता। एज पर द लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स द कंपाउंडिंग चार्जेस फॉर सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स बियॉन्ड एमआरपी आर रुपीज, है ना। लीगल मेट्रोलॉजी जो रूल्स है ना, उसके हिसाब से यदि हम बात करें, लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स जो बने हुए उसके हिसाब से यदि हम बात करें, तो सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स बियॉन्ड सर्टेन एमआरपी, है ना, कि हमारे देश में भारत ही एकमात्र बिरला देश है जहां पर क्या किया जाता है? फूड प्रोडक्ट्स में, सिर्फ फूड प्रोडक्ट में नहीं, हर प्रकार के आइटम में एमआरपी का टैग होता है।
हर प्रकार के आइटम में क्या होता है, एमआरपी का टैग होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस का मतलब परचून की दुकान में कितने रुपए का मैक्सिमम बिकेगा, ठीक है, पंसारी की दुकान में जहां हम और आप खरीद रहे हैं वहां ये मैक्सिमम कितने का बिकेगा, ठीक है। अब कोई व्यक्ति यदि क्या कर रहा है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ऊपर में बेच रहा है, मतलब जैसे उदाहरण के लिए कि कोई फूड आइटम है जिसकी कीमत कितनी थी, 10 रुपया थी, है ना। बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं तुमको, बेस्ट एग्जांपल, ट्रेन में यात्रा करते हो, ट्रेन में जो बोतल होती है वो कितने की होती है, 18 रुपए की होती है, कितने की होती है, 18 रुपए की होती है, 15 रुपए की होती है, लेकिन तुमसे हमेशा ट्रेन वाला कितना वसूलता है, 20 रुपए वसूलता है। तुम बड़ी खुशी खुशी देते हो, क्योंकि अब लोगों के साइकी में ये बैठ गया है कि वो बोतल 20 रुपए की ही है। आज भी तुम जाकर के उस बोतल में देखोगे तो उस बोतल में 15 रुपए 18 रुपए कुछ लिखा होगा, ठीक है, अलग अलग कंपनियों में रेट बदलेगा, लेकिन वो साइकी हमारी कैसी हो गई है, यार 20 की ही होती है ये, और सामने वाला भी 20 रुपए ही वसूलता है। लेकिन यह एक अपराध है, और इस अपराध के लिए यदि एमआरपी से ज्यादा बेचा जा रहा है तो इस अपराध के लिए कितना दंड है, वो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो अपराध के लिए कितना दंड रखा गया है, 2000 से लेकर के 5,000 रुपए तक का, कितना, 2000 से लेकर के 5,000 रुपए तक का क्या है, दंड रखा गया है। यह कहां लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख पाएंगे, सेलिंग प्रोडक्ट्स बियॉन्ड एमआरपी, कितना, 2000 से 5,000, मिनिमम 2000 मैक्सिमम 5,000 रुपए तक का क्या है, आर्थिक दंड लगाया जाता है, ठीक है। अब इसी लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स में यदि आप जाएंगे, है ना, लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स में यदि आप जाएंगे तो एक रूल है कि कोटिंग इन नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स इन पैकेज, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, वापस से, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब कि यदि कोई लिक्विड प्रोडक्ट है तो उसको किस में दर्शाओगे, एमएल में, लीटर में। यदि कोई क्या है, सॉलिड आइटम है तो उसको किस में दर्शाओगे, एमजी, केजी और एमजी, ग्राम और केजी में दर्शाओगे। अब तुम इन स्टैंडर्ड यूनिट्स के अलावा कोई और यूनिट में दर्शा रहे हो तो फाइन कितना हो जाएगा, 2000 से लेकर के 10,000 तक का, ठीक है। इसके अलावा फेलियर टू कंफर्म द डिक्लेरेशन ऑफ द पैकेज, ठीक है, कि भाई जो पैकेजिंग में लेबल लगता है उस लेबल में यदि तुम कुछ बातें बताना भूल गए हो, नहीं बताए हो, तो एक अपराध है ना। और वह 5,000 से लेकर के 25,000 तक का फाइन क्या करता है, लगने का कारण बनता है, ठीक है। इसके अलावा एरर इन नेट क्वालिटी बियॉन्ड एमपी, है ना, तो नेट क्वालिटी में यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कितना फाइन होगा, 10,000 से लेकर के 25,000 तक का फाइन उसमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर यूज इन स्टैंडर्डाइजिंग बेसिस, है ना, कि जो बेसिस होते हैं, जो अल्कलाइन सॉल्यूशंस होते हैं, उनके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए निम्नलिखित में से किसको आधार बनाया जाता है। पहला एस्टिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, है ना। इसके अलावा आ जाता है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से किसको एक बेस बनाया जाता है, किसी भी एक आधार बनाया जाता है किसी भी अल्कलाइन सॉल्यूशन है बेस के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, ठीक है। व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। किसको, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट को आधार बनाया जाता है, उसके उससे कंपेयर किया जाता है, ठीक है। KHP, है ना, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, ठीक है। यह किसके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे NaOH हो गया, एग्जांपल के तौर पे बात करें बेसिस में, है ना। इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट के अलावा हम ऑक्जेलिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं उसी स्टैंडर्डाइजेशन की प्रक्रिया के लिए, है ना। अब मान लो ये तो बेसिस के हो गया, बेसिस में दो करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट और ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। मान लो तुमको एसिड का क्या करना है, वो करना है, स्टैंडर्डाइजेशन करना है, तो एसिड के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का। किसका यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। मान लो रेडॉक्स टाइट्रेशन का स्टैंडर्डाइजेशन करना है तो कैसे करोगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट की मदद से करोगे, किसके, पोटेशियम डाइक्रोमेट की मदद से, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अगला, एज पर द प्रोविजंस ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी एंड सैंपल एनालिसिस रेगुलेशन 2011, द अप्रोक्सीमेट क्वालिटी ऑफ अ सैंपल टू बी सेंट टू अ फूड एनालिस्ट फॉर अ होल स्पाइसेस कॉन्डिमेंट्स एंड मिक्स्ड मसाला, है ना। वापस से एक दिन हमने क्वेश्चन लगाया हुआ था कि जो फूड वो रहता है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर रहता है ना, खास करके फूड सेफ्टी ऑफिसर जो रहता है, वह जब सैंपल कलेक्शन करता है तो सैंपल कितने कलेक्ट करता है, मतलब सैंपल के कितने उसमें फॉर्म, कितने रूप में कलेक्ट करता है, कितने पार्ट कलेक्ट करता है। तो वह एक ही सैंपल के चार हिस्से बनाता है, चार चार पार्ट कलेक्ट करता है, ठीक है। उनमें से एक क्या चला जाता है, फूड एनालिस्ट के पास चला जाता है ना। एक प्रिजर्व करके रख लिया जाता है, किसके लिए, कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए यदि आवश्यकता पड़ेगी तो। एक जो FBO था ना, फूड बिजनेस ऑपरेटर था, दुकानदार था, उसी को दे दिया जाता है ना। एक क्या किया जाता है, ऑफिस यूज के लिए, या यूं कहें अथॉरिटीज के पास रहेगा, ठीक है।
तो 4 हिस्सों में डिवाइड करता है। इसी प्रकार से यह भी मेंशन किया गया है कानून में, रेगुलेशंस में, कि फूड सैंपल कितना कलेक्ट किया जाएगा, मात्रा कितनी रहेगी, सबके लिए अलग अलग बताया गया है। अभी हमको क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, होल स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट से, मसालों से कितना कलेक्ट किया जाता है। मसालों का सैंपल लेना है तो कितना सैंपल लीजिएगा, है ना। तो मसालों का सैंपल लेना है तो 500 ग्राम लेंगे। एक सैंपल कितने का बनेगा, 500 का। कितने बनाने, 4 बनाने, कितना, 2 किलो के मसाले का नुकसान हो गया, ठीक है। मान लो मिल्क का कर रहे हो, ठीक है, कितने का, मिल्क का, तो कितना करोगे, 500 ml किया जाता है, ठीक है, कितना, 500 ml, ठीक है। मान लो स्टेलाइज्ड मिल्क या यूएसटी मिल्क का कर रहे हो तो फिर 500 ml ही है। फ्रूट और ड्रिंक और इन सब का कर रहे हो तो 1 लीटर का। टोमेटो सॉस, केचप, टोमेटो जेली, जैम जेली, जैम्स, इन सब का कर रहे हो तो 300 ग्राम का सैंपल लिया जाएगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन किसका था, कॉन्डिमेंट्स का और स्पाइसेस का, ठीक है। कॉन्डिमेंट और स्पाइसेस देखो इसमें कहाँ लिखा हुआ है, देख लेना एक बार, ठीक है। यहाँ पे पूरी एक लिस्ट दे दी गई है और लिस्ट में सिर्फ उन्हीं बातों को लिखा गया जो सबसे महत्वपूर्ण है, शेष बातों को हटा दिया गया, क्योंकि ये लिस्ट में बहुत सारे आइटम्स दिए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे आइटम, उन सबको हम यहाँ पे शामिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एसाफोटिडा, मान लो हींग का सैंपल ले रहे हो तो कितना सैंपल लिया जाएगा, हींग का 100 ग्राम का सैंपल लिया जाएगा, ठीक है। कैंड आइटम का ले रहे हो तो कैंड आइटम का सैंपल लेने के लिए कितने सैंपल लिए जाएंगे, 6 सील्ड कैंस उठा लिए जाते हैं वहां से, कितने, 6 सील्ड कैंस वहां से उठा लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कटेचू का ले रहे हो, है ना, कत्थे का ले रहे हो तो 150 ग्राम का है। तो ये एक बार आप जरूर इस लिस्ट से ग्रो थ्रू करें और उन आइटम्स को जरूर याद रखें जो सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए, ठीक है। चॉकलेट है जैसे महत्वपूर्ण, है ना, 200। आइसक्रीम है 300 ग्राम, ठीक है, आइसक्रीम कितना, 300 ग्राम। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि सेम प्रकार की चीजों को साथ में रख दिया गया है, तो हमारे लिए क्या रहता, थोड़ा याद करना। अगला, द प्रिंसिपल प्रोटीन ऑफ राइस, है ना, एक दिन क्लास में पढ़ाया हुआ था कि भाई किस आइटम में, फूड आइटम में कौन सा प्रिंसिपल प्रोटीन पाया जाता है। अभी उदाहरण के लिए, है ना, राइस में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओरिजिनिन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, ओरिजिनिन पाया जाता है। जीन किस में पाया जाता है, मक्के में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मक्के में पाया जाता है। ग्लूटिन किस में पाया जाता है, ग्लूटिन, ग्लूटिन सब ये गेहूं में पाया जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, गेहूं में पाया जाता है। व्हीट बोले, व्हीट बोलते हैं ना भाई, है ना, गेहूं में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। जो ग्लूटेन प्रोटीन होता है वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, गिलियाडिन से और ग्लूटेनिन से, ठीक है। मेज कॉर्न में जीन पाया जाता है, राइस में ओरिजिन पाया जाता है, बार्ले में हॉर्डेन पाया जाता है ना, रे में सेकेलिन पाया जाता है। ओट्स के अंडे में क्या पाया जाता है, अवेडिन, ये अवेनिन नहीं है, अवेडिन है, ठीक है। अवेडिन प्रोटीन पाया जाता है। ये विटामिन B7 की क्या करता है, कमी के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। जो लोग अंडा खाते हैं उनमें विटामिन B7 की कमी होती है, ठीक है। कारण क्या होता है कि अवेडिन क्या कर देता है, विटामिन B7 को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, ठीक है। चलो, अगला आता है 35th, बेंजोइक एसिड एन एग्जांपल ऑफ। बेंजोइक एसिड किस चीज का उदाहरण है, ठीक है। बेंजोइक एसिड को याद रखने के लिए सबसे आसान तरीके, भाई बेंजोइक एसिड का एक सॉल्ट होता है, कौन सा, सोडियम बेंजोएट। कौन सा होता है, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट क्या है, फूड इंडस्ट्री में यूज किया जाने वाला सबसे प्रोमिनेंट प्रिजर्वेटिव, क्या है, सबसे प्रोमिनेंट प्रिजर्वेटिव, सर्वाधिक यूज किया जाने वाला प्रिजर्वेटिव। तो बेंजोइक एसिड क्या हो गया, प्रिजर्वेटिव है। बेंजोइक एसिड क्या है, प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रिजर्वेटिव की लिस्ट दी हुई है, जैसे उदाहरण के लिए बेंजोइक एसिड है और उसके सॉल्ट हो गए, है ना, तो सोडियम बेंजोएट हो गया। कहाँ यूज किया जाता है, एसिडिक फूड्स में, लाइक फ्रूट जूस, जैम्स, पिकल्स में। सॉर्बिक एसिड है तो सॉर्बिक एसिड यूज नहीं किया जाता, क्या यूज किया जाता है, सॉल्ट यूज किया जाता है। कौन सा, पोटेशियम सॉर्बेट। कौन सा, पोटेशियम सॉर्बेट। कहाँ यूज करते हैं, बेकिंग इंडस्ट्री में, बेवरेजेस में, चीज में। प्रोपियोनिक एसिड है, कैल्शियम प्रोपिनेट के फॉर्म में यूज किया जाता है, ब्रेड में, है ना, बेकिंग में। पैराबीन्स हैं, वो 2 फॉर्म में आते हैं, मिथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन। वहीं बेवरेज, डेयरी और बेक्ड में, है ना। तो ये जरूर आप एक बार क्या करें, ध्यान में रखें, इससे गो थ्रू करें। अगला, द हीट स्टेबिलिटी ऑफ मिल्क इज जज्ड बाय। हम मिल्क की हीट स्टेबिलिटी को किस प्रक्रिया से जज कर सकते हैं, किस प्रक्रिया से पता कर सकते हैं। तो हीट की मिल्क की हीट स्टेबिलिटी को पता करने के लिए क्या किया जाता है, कॉर्क बॉइलिंग टेस्ट किया जाता है। कौन सा, कॉर्क बॉइलिंग टेस्ट किया जाता है। कॉर्क बॉइलिंग टेस्ट क्या हो गया, CBO हो गया, क्या हो गया, COB, है ना, क्या हो गया, COB, ठीक है। कॉर्क बॉइलिंग टेस्ट या COB किया जाता है, क्या किया जाता है, कॉर्क बॉइलिंग टेस्ट या COB किया जाता है मिल्क की हीट स्टेबिलिटी को जज करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टेस्ट दिए हुए हैं, ये टेस्ट जरूर आप एक बार क्या करें, गो थ्रू करें। यहाँ पे जो कुछ भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको एडिशनल कंटेंट एक्सप्लेनेशन में, विश्वास मानो यहीं से क्वेश्चन पेपर आना है, यहीं से सब कुछ बनना है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली हम सराउंडिंग चीजों को सब कवर कर रहे हैं,
और ये हमने इतने दिन से पेपर लगाते लगाते इस बात को समझा भी है, इस बात को हमने समझा भी है कि एक राज्य का जो पेपर क्वेश्चन पेपर था, हमने उसमें जो कुछ डिस्कशन किया, उस डिस्कशन में जो कुछ बातें पढ़ी, वह दूसरे राज्य के पेपर में हमको दिख जाती हैं, उन बातों से क्वेश्चन दिख जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि भाई बहुत सारा ये क्या है, हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, एल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट हो गया, काहे के लिए करते हैं, पास्चुराइजेशन प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ उसको पता करने के लिए, है ना। ये हमने सीओबी हमने देख लिया। इसके अलावा क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट, इसको भी सीओबी कहा जाता है, लेकिन ये काहे के लिए किया जाता है, स्पॉइलेज को चेक करने के लिए किया जाता है ना। तो ये जरूर एक बार इससे आप गो थ्रू करें। ठीक है, अगला फसाई नोटिफाइड रेफरल लेबोरेटरी फॉर गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूटेड, है ना। गुजरात राज्य के लिए हम गुजरात पीसीएस का पेपर लगा रहे हैं बाबू, है ना, काम पेपर लगा रहे हैं, गुजरात पीसीएस का पेपर लगा रहे हैं, तो गुजरात का पूछेगा, लेकिन मैं तुमको एमपी का ही बताऊंगा ना, मैं तुमको एमपी का बात करूंगा। ठीक है, अभी के लिए मैं गुजरात राज्य के लिए बस आपको सिंपल आंसर बता दे रहा हूँ। गुजरात राज्य की जो वो है लेबोरेटरी, वो कहाँ पर है, मैसूर में। कहाँ पर है, मैसूर में है। ठीक है, लेकिन हमारे वो किसी काम का नहीं है, हमारा मध्य प्रदेश का लेबोरेटरी कहाँ बाबू, वो बताओ ना। तो अब यहाँ पे एक पूरा क्या दिया जा रहा है आपको, लिस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, क्या दिया जा रहा है, लिस्ट दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो वो है लेबोरेटरी, वो कहाँ पर है, पुणे में है। मध्य प्रदेश का लेबोरेटरी कहाँ पर है, पुणे में है। दो प्रकार की चीजें हैं, एक डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट हेल्थ लेबोरेटरी, है ना, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश वाली पूना में है। और डायरेक्टर ऑफ फूड सेफ्टी एंड एनालिटिकल कंट्रोल लेबोरेटरी, ये कहाँ पर है, हमारी मैसूर में। ठीक है, तो दोनों चीजों को पर्सपेक्टिव ध्यान में रखना है। दो प्रकार की लेबोरेटरी से मध्य प्रदेश क्या है, टेस्ट है। एक लेबोरेटरी का नाम क्या है, स्टेट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, वो कहाँ पर है, पूना में। और दूसरा क्या है, फूड सेफ्टी एंड एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी, वो कहाँ पर है, मैसूर में है। मध्य प्रदेश किसके साथ अटैच है, इन्हीं के साथ अटैच है। मध्य प्रदेश किसके साथ रखा गया ग्रुपिंग में, गुजरात के साथ पड़ोसी हमारा, महाराष्ट्र के साथ पड़ोसी हमारा, राजस्थान के साथ पड़ोसी हमारा, दादर नागर और दमन दीव के साथ रखा गया है। दादर नागर दमन दीव आजकल एक ही है, गोवा अलग हो गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को इस ग्रुप के साथ रखा गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की दो लेबोरेटरी हैं, एक पुणे में एक मैसूर में है, जिनसे इसको अटैच किया गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला, विच लिक्विड हैज द हाईएस्ट विस्कोसिटी, निम्नलिखित में से किस लिक्विड की सांद्रता सबसे अधिक रहेगी, हनी, मिल्क, वाटर और कुकिंग ऑयल। ये कहाँ का पेपर है, यूनिट 1 का 0.5 का पेपर है, जहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ द फूड दी हुई, क्या दी हुई है, प्रॉपर्टीज ऑफ द फूड दी हुई है। ठीक है, तो हनी की सर्वात, मेरे ख्याल से सबसे आसान क्वेश्चन है कि आप जमीन में इन चारों को डालिए आप, और देखिए कौन सबसे तेज बहेगा। पानी सबसे तेज बहेगा। ठीक है, सबसे तेज पानी बहेगा, फिर दूध बहेगा, फिर कुकिंग ऑयल आएगा, और सबसे धीरे धीरे कौन फ्लो करेगा, हनी फ्लो करेगा। तो क्यों, क्योंकि सबकी हनी की सांद्रता क्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिक्विड्स दिए हुए हैं, उनकी विस्कोसिटी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई। ठीक है, अगला आता है, रडूरा लोगो यूज फॉर, ये क्वेश्चन दूसरी बार आ रहा है, पहली बार अभी हमने इस क्वेश्चन को मणिपुर पीसीएस में लगाया हुआ है। ठीक है, रडूरा लोगो यूज फॉर, रडूरा लोगो हर उस जगह पे यूज किया जाएगा जो फूड कैसा होगा, इरेडिएटेड होगा, जिसमें स्टेलाइजेशन किया कैसे किया होगा, इरेडिएशन की प्रक्रिया से किया गया होगा। ठीक है, उस फूड आइटम के लेबल में बताना पड़ेगा कि यह कैसे स्टेलाइज किया गया है, इस प्रक्रिया से स्टेलाइज किया गया है। और इस प्रक्रिया को पहचाने कैसे, इस रडूरा लोगो से, इसको क्या कहते हैं, रडूरा लोगो कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और इसको कौन मैनेज करता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी मैनेज करती है। कौन मैनेज करता है, फसाई मैनेज नहीं करता, इसको कौन मैनेज करता है, फसाई बस बताता है कि लगाओ, लेकिन ये लगेगा या नहीं लगेगा, ये सब इंटरनेशनल नॉर्म है। ये कौन बता के रखा है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी बता के रखी है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वियना में। कहाँ पर है, वियना में। ठीक है, चलो अगला आता है आज का आखिरी क्वेश्चन, द प्रिंसिपल शुगर और कार्बोहाइड्रेट मिल्क, है ना, मिल्क में कौन सा शुगर पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। मेरे ख्याल से बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। मिल्क में क्या है, लैक्टोज है, शुगर केन में सुक्रोज है, हनी में क्या है, फ्रक्टोज है, ग्रेप्स में क्या है, फ्रक्टोज है, एप्पल में क्या है, फ्रक्टोज है, टेबल शुगर क्या कहलाता है, सुक्रोज है, हनी में ग्लूकोज, फ्रक्टोज है ना। ये अल्टीमेटली वही निकल के आएगा। कॉर्न में क्या स्टार्च है, राइस में क्या स्टार्च है, व्हीट में क्या स्टार्च है, पोटैटो में क्या स्टार्च है। ठीक है, ये समझ गए कैसे निकल के आएगा, ना समझ में आया तो बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अगली क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चन कवर करेंगे, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।